नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल देश में एक बात की बहुत चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस दुरुपयोग के जरिए वो दूसरी पार्टियों से विधायकों, सांसदों, नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला रही है। प्रथम दृष्टया देखें अगर ऊपर से तो ये आरोप एक तरह से सही लगता है कि जांच का दायरा जैसे ही कसने लगता है लोग पार्टी छोड़ने लगते हैं। तो क्या जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो जांच की आंच से बचने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजना बड़ा ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें जनता के सामने नैरेटिव क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना रही है कि ये वंशवादी और भ्रष्टाचारी पार्टियों का सम्मेलन हो रहा है, उनकी एकता हो रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये सरकार जनतंत्र का गला घोंट रही है। अब जाहिर है कि इन दोनों में से दोनों तो सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही हो सकता है। कई बार मामले में कुछ ग्रे एरिया भी होता है, केवल सच या केवल झूठ नहीं होता है। तो ये संभव है कि कुछ मामले ऐसे हों जिनमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की मंशा हो। अब सरकार जो होती है, जो भी सत्ता में होता है, ऐसी मंशा सत्तारूढ़ दल के लोगों में होती है, लेकिन अदालत होती है। अदालत अगर न होती और अदालत में इन सब चीज़ों का ध्यान न रखा जाता तो कांग्रेस पार्टी 10 साल के अपने शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो अभी हैं उन दोनों को जेल भिजवा चुकी होती। सारी कोशिश कर ली, एजेंसियों के जरिए जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे सब अपनाए। इसका मतलब अल्टीमेटली एजेंसियों का दुरुपयोग हो पाएगा कि नहीं ये अदालत तय करेगी। अदालत से ही तय होगा कि एजेंसी जो जांच कर रही है वो सही है या गलत है, उसके निष्कर्ष सही हैं, उसके तथ्य सही हैं, उसकी जानकारी, गवाहियाँ सही है या गलत है। इसलिए सवाल ये कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है? उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। ये जो प्रधानमंत्री ने नैरेटिव बनाया है भ्रष्टाचारियों की एकता का, वंशवादी पार्टियों की एकता का, परिवारवादी पार्टियों की एकता का, उस नैरेटिव को तोड़ना चाहता है विपक्ष। उसका एक ही जरिया है, भाई देखिए हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन हमारे ऊपर जांच एजेंसियों के जरिए दबाव डाला जा रहा है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 75 साल आज़ादी के हो गए, उनमें से इन 15 सालों को छोड़ के 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 9 साल से ज़्यादा हो चुके नरेंद्र मोदी की सरकार को। 15 साल को छोड़कर 60 साल विपक्ष में रही है, 2.5 साल बीच में जनता पार्टी का भी शासन है। उसमें सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे टूटकर लोग क्यों नहीं गए। एक सिर्फ उदाहरण है गुजरात का, जब शंकर सिंह वाघेला विधायकों को लेकर पार्टी तोड़कर बाहर निकले थे। उसके अलावा बलराज मधोक से शुरू कीजिए और उसके बाद जितने बड़े नेताओं का नाम आपको याद आए, कल्याण सिंह, उमा भारती, जिसका भी नाम याद आए याद कीजिए। इन्होंने अगर पार्टी छोड़ी तो इनके साथ पार्टी के लोग नहीं गए, न विधायक, न नेता, न कार्यकर्ता। और ये सब बड़े लोग थे, जनाधार वाले लोग थे, पार्टी के लोकप्रिय नेता थे, बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। इसके बावजूद तो क्यों नहीं गए? क्योंकि जो नहीं गए वो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो व्यक्ति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। जो निकलते हैं वो ज़्यादातर आपको मामलों में दिखेगा व्यक्ति से जुड़े हुए या एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको जोड़ने के लिए कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए छोड़कर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाती कि हमारे विधायकों को बीजेपी खरीद रही है। मान लीजिए कि खरीद रही है, तो सवाल यह है कि कांग्रेस के ही विधायक क्यों बिकते हैं, किसी और पार्टी के क्यों नहीं बिकते? क्यों नहीं डीएमके के विधायक बिक जाते? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के विधायक बिक जाते? और क्यों नहीं ममता बनर्जी के विधायक बिक जाते? और क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक बिक जाते? कांग्रेस के ही विधायक क्यों बिकते हैं? क्योंकि जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया वहाँ नेता और परिवार के प्रति वफादारी है, और यहाँ जो है न तो विचारधारा है और न ही नेता और परिवार के प्रति वफादारी का भाव रह गया है। कांग्रेस की समस्या की जड़ में ये बात है।
जब तक परिवार और नेता के प्रति वफादारी का भाव रहा तब तक कांग्रेस से टूटना लोगों का मुश्किल था। और दूसरा कारण था लंबे समय तक सत्ता में होने का। सत्ता के कारण भी जो सत्ता में होता है उसकी तरफ खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो अब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें सवाल ये है कि इन आरोपों को किस रूप में देखा जाए। अलग अलग मामले हैं, उनके अलग अलग जो है वो केस हिस्ट्री है उनकी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेता जो आरोपी हैं, ये केस शुरू हुआ अदालत के आदेश से 2013 में, 2013 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। तो बीजेपी कैसे दुरुपयोग कर रही थी एजेंसियों का। इसके अलावा अगर एजेंसियों के दुरुपयोग और उनके दबाव डालने से लोग पार्टी छोड़ते हैं तो इसमें सबसे पहला, सबसे ऊपर नाम होना चाहिए था डीके शिव कुमार का। कर्नाटक के इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर वो एजेंसी के दबाव में होते, अगर एजेंसी उनसे नाजायज़ कुछ करवाना चाहती और उसके दबाव में आते तो उनको पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता और वहाँ बीजेपी में उनको डिप्टी सीएम बनाने में बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं होता। बीजेपी को भी जो है एक वोकल नेता की बड़ी सख्त ज़रूरत है, तो दोनों की ज़रूरत थी। तो इसका मतलब एक बात सही नहीं है कि एजेंसियों के दबाव से पार्टी में लाने की कोशिश हो रही थी। कम से कम ऐसा तो नहीं लग रहा है। और सवाल यह है कि किस एजेंसी का दबाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और किस एजेंसी का दबाव था हेमंत बिस्वा शर्मा पर, जो उनके खिलाफ केस की बात कही जाती है एक अमेरिकन कंपनी की, उसमें वो गवाह थे और आज तक किसी अदालत से उनको समन भी नहीं इशू हुआ है। तो इसलिए जो है केवल ये कह देना कि एजेंसी के दबाव में, ये दूसरा नाम लिया जाता। सबसे ताज़ा उदाहरण है अजीत पवार का, जो अभी अपनी पार्टी लेकर जो है एनडीए में आ गए हैं। अजीत पवार के खिलाफ जांच की बात भारतीय जनता पार्टी 2014 अक्टूबर में सरकार बनने के बाद राज्य में तब से कर रही है। अजीत पवार क्यों नहीं टूट गए? 2019 में आकर फिर क्यों लौट गए? अगर इतना एजेंसियों का दबाव था, उसकी वजह से उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो रहा था, तो 2019 में लौट कर न जाते, फिर से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लेते, बाई इलेक्शन लड़ लेते। आज ही क्यों आए? तभी क्यों आए जब शरद पवार ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, जब उन्होंने अपनी बेटी को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। तो अजीत पवार हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, हेमंत बिस्वा शर्मा हों, ये तीन बड़े मामले जो हैं, ये पार्टी में उपेक्षा और पार्टी में आगे कोई भविष्य न दिखाई देने के कारण आए हैं। ये किसी एजेंसी के दबाव में नहीं आए, ये कोई पैसा लेकर नहीं आए, ये आए हैं अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए। इनको लगता है केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता है, साख है, लोकप्रियता है, तो पार्टी के बढ़ने की और उनके अपने व्यक्तिगत जो राजनीतिक जीवन है उसके विकास की संभावनाएं ज़्यादा है। जहां थे वहां लगातार संभावनाएं कम होती जा रही थी और लग रहा था कि एक दिन हाशिए पर चले जाएंगे, तो इसलिए निकल कर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो भाई लालू प्रसाद यादव तो इतने दिन जेल काट के आए, अब बेटा, पत्नी और उसके अलावा बेटी, इन सब के जेल जाने की नौबत है। तो आरजेडी के लोग, लालू परिवार पूरा क्यों नहीं बीजेपी में आ जाता? इसके अलावा आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया अब भी जेल में हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बीजेपी में आ जा रहे हैं? अगर इन पर गलत तरीके से एजेंसी का दबाव डालकर इनको जेल में भेजा गया है तो सवाल ये है कि ये लोग उस डर से क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो इसका मतलब कैरेक्टर में फ़र्क है, चरित्र में अंतर है। कि मान लीजिए, मैं तो मान कर चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि सब ये सारा कुछ जो हो रहा है ये केंद्र सरकार के दबाव में आ रहा है, तो जो लोग केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद, एजेंसियों की जांच के बावजूद अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, उनका मेटल अलग है। जो जांच की आशंका से पार्टी छोड़ रहे हैं उनका मेटल अलग है। कम से कम इस दृष्टि से तो देखना ही चाहिए कि कुछ लोग क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं
कि ये जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि जांच एजेंसियों के दबाव में हुआ, ये है, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक अघोषित समझौता था पार्टियों के बीच में, उसको तोड़ दिया कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहेंगे लेकिन जांच नहीं कराएंगे, किसी को जेल नहीं भिजवाएंगे, किसी को सज़ा नहीं दिलवाएंगे। उस अघोषित समझौते को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है, इसलिए इतनी जांच दिखाई दे रही है। दूसरा, उनकी जो घोषित नीति है करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की, अब इसमें सवाल उठता है कि कई ऐसे लोग बीजेपी में आ रहे हैं जिन पर करप्शन के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी छवि एक भ्रष्टाचार करने वाले नेता के रूप में है, ऐसे लोगों को बीजेपी क्यों ले रही है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और बीजेपी से इसका जवाब ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों ले रही है। तो ऐसे लोगों को लेने के दो ही कारण हैं कि आप एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि आपको अपनी पार्टी का भौगोलिक विस्तार करने के लिए या सामाजिक विस्तार करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका जनाधार तो है लेकिन वो साफ़ सुथरी छवि के नहीं हैं, इसलिए आप उनको ले रहे हैं। इसके बारे में पार्टी को ज़्यादा स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए, ज़्यादा स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि कुछ लोग ऐसे आए हैं, पूरी पार्टी को एक एक रंग में आप पेंट नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सब पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, ये मेरा दावा कभी नहीं रहा। लेकिन क्या कारण है कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, केंद्र में जो गैर भाजपा सरकार रही है यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल रही, उसने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जेल भिजवाने की या उनके खिलाफ जांच करने की या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने की कोशिश नहीं की। कम से कम जांच की कोशिश तो की होती, वो जाते जेल नहीं जाते, आरोप साबित होता नहीं होता, वो तो बाद की बात है। आज भी राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? या दूसरे राज्यों में जहां जो है गैर भाजपा सरकारें हैं, वो भाजपा के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवा रही हैं? ये सवाल केवल बीजेपी से क्यों पूछा जाना चाहिए? बाकी दलों से भी पूछना चाहिए। बीजेपी तो भाई उनकी पार्टी के हैं, ये आप मानकर चलिए कि बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप क्यों बचा रहे हैं? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। तो ये जो बातें चल रही हैं, ये बहुत आसान और सीधा साधा मामला नहीं है। ये पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसको किस तरह पंक्चर किया जाए। तो पंक्चर किसी भी नैरेटिव को कैसे कर सकते हैं? जब उसकी नीयत पर ही शक उठा दें आप, जब उसकी विश्वसनीयता पर ही आप संदेह पैदा कर दें। यही कोशिश हो रही है कि जनता के मन में ये संदेह पैदा हो जाए कि दरअसल इन लोगों ने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है नहीं, लेकिन इनको जबरन राजनीतिक कारणों से भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाया जा रहा है। तो अगर फंसाया जा रहा है तो अदालत तो नहीं फंसने देगी, अदालत तो किसी पार्टी की है नहीं, तो इसलिए अदालत के फैसले का इंतज़ार कीजिए। आखिरकार भाई, गुजरात की सरकार ने, वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल इंतज़ार किया कि नहीं? यूपीए की सरकार उनके खिलाफ जो जितना कर सकती थी सब कुछ किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीबीआई और आईबी को लड़ा दिया आखिर में आकर, तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाई। तो अदालत पर भरोसा और अदालत के फैसले का इंतज़ार, एक ही हल है इसका। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो उसका जवाब अदालत से आएगा, उसका फैसला भी अदालत से आएगा। ये आपके फैसला सुनाने से ये फैसला नहीं होगा। और ये बात आम मतदाता, इस देश का आम नागरिक अच्छी तरह से समझता है। और वो तो सबूतों पर जाता भी नहीं, वो तो परसेप्शन पर जाता है, उसके आधार पर धारणा अपनी बनाकर और फैसला सुनाता है। तो 2024 का इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।